वो मंजर जब शेख हसीना की मां, भाई और पूरे परिवार को सरेआम बेरहमी से मार दिया गया। एक घरेलू महिला की बेटी कैसे बनी बांग्लादेश की सबसे ताकतवर महिला। वो पूरा विवाद जो अब शेख हसीना को मौत के तख्त तक ले आया है। क्या फांसी की सजा के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लौटा देगा भारत? नमस्कार दोस्तों, आज के विश्लेषण में बात होगी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े उन विवादों और किस्सों की जो बेहद रेयर है। इस पूरी पेशकश में आप जान पाएंगे कि आखिर कौन है शेख हसीना, उनसे जुड़े विवाद क्या हैं और अब आगे क्या होगा उनके साथ। 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुना दी है। यह फैसला 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुए दमन पर बेस्ड है, जहां सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक फैसले की नहीं है, ये एक महिला की जीवनी है जो बांग्लादेश की आजादी के नायक की बेटी से शुरू होकर देश के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली नेता बनी और अब लगातार निर्वासन में है। सबसे पहले बात करते हैं शेख हसीना की शुरुआती जिंदगी की। शेख हसीना का जन्म 28 सितंबर 1947 को हुआ था, पूर्वी बंगाल के तुंगीपारा में, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। उनके पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। हसीना 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनकी मां फिजिलतुनेसा मुजाब एक घरेलू महिला थी। बचपन से ही हसीना राजनीति के माहौल में पली बढ़ी। 1971 में युद्ध के दौरान उनका परिवार पाकिस्तानी सेना की कैद में था, लेकिन आजादी के बाद मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बन गए। हसीना की शिक्षा ढाका यूनिवर्सिटी से हुई, जहां उन्होंने 1973 में ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान 1975 में आया। 15 अगस्त 1975 को एक सैन्य तख्ता पलट में उनके पिता, मां, भाई और परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई। हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना उस समय जर्मनी में मौजूद थीं, इसलिए बच गईं। यह घटना उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। हत्या के बाद वो निर्वासन में रहीं। भारत में भी कुछ समय बिताया उन्होंने। 1981 में वो बांग्लादेश लौटी और आवामी लीग की नेता भी चुन ली गई। ये वो पार्टी थी जो उनके पिता ने बनाई हुई थी। अब बात उनके राजनीतिक करियर की करते हैं। शेख हसीना का राजनीतिक सफर लगातार संघर्षों से भरा हुआ रहा है। 1980 के दशक में वो जनरल इरशाद के खिलाफ विपक्ष की नेता बनी। कई बार इस दौरान गिरफ्तार भी हुई, जेल भी गईं, लेकिन लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने से कभी भी पीछे नहीं रहीं, लगातार लड़ती रहीं। 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बन गईं। उस समय उन्होंने भारत के साथ गंगा जल समझौता किया, जो काफी ज्यादा चर्चा में था और बांग्लादेश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, जिनका पूरा श्रेय शेख हसीना को ही दिया जाता है। लेकिन इसके बाद वो साल 2001 में चुनाव हार गईं। 2009 में फिर सत्ता में आईं और लगातार 4 बार उन्होंने जीत के दिखाया। साल थे 2009, 2014, 2018 और 2024। ये बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है बतौर प्रधानमंत्री। अब सवाल यह कि उनकी उपलब्धियां क्या थीं। शेख हसीना को बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का
पूरे तरीके से श्रेय दिया जाता है। लगातार उनके शासन में जीडीपी का ग्रोथ 7 से 8% तक भी पहुंच गया। गरीबी की दर जो है वो 40% से घटकर 20% हो गई थी। इसका श्रेय भी शेख हसीना को जाता है। पद्मा ब्रिज का निर्माण उन्होंने कराया जो पूरी तरह से घरेलू फंडिंग से बना है, शेख हसीना ने बनाकर दिखाया और एक बड़ा मील का पत्थर उन्होंने बनाकर दिखाया। बांग्लादेश को एलडीसी से ग्रेजुएट करने का दर्जा भी उन्होंने दिलाया। उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दी जो मानवीय आधार पर तो सराहनीय है, लेकिन भारत में इसका विवाद भी लगातार होता रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश भी बढ़ा। महिलाओं के लिए लगातार नीतियां भी उन्होंने बनाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जलवायु परिवर्तन पर लगातार बोलने के लिए जानी जाती हैं और विकसित देशों से फंडिंग की उन्होंने लगातार मांग भी की और काफी हद तक फंडिंग भी जुटाई, जिसका श्रेय भी शेख हसीना को ही जाता है। 2014 में भारत के साथ सीमा समझौते हुए। कुल मिलाकर उन्होंने बांग्लादेश को एक विकासशील देश के तौर पर स्थापित किया। उस परिदृश्य में जब बांग्लादेश एक बेहद गरीब देश के तौर पर स्थापित था, उन्होंने गरीबी से निकालकर 40% गरीबी थी 20% ला के दिखाई, जिसका श्रेय शेख हसीना को जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बात उनसे जुड़े तमाम विवादों की करते हैं। शेख हसीना पर अधिनायकवाद के आरोप लगे। विपक्षी नेता खालिदा जिया को जेल में डाल दिया गया। चुनावों में धांधली के आरोप भी लगे। 2014 और 2018 के चुनावों में कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने निष्पक्ष नहीं माना उन्हें। मीडिया पर सेंसरशिप का आरोप लगा उनके ऊपर। तमाम पत्रकारों की गिरफ्तारी का आरोप लगा। डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हजारों पत्रकारों पर उन्होंने केस दर्ज कराए। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। उनके परिवार और सहयोगियों पर अरबों डॉलर की संपत्ति अवैध तरीके से कब्जाने के आरोप भी लगे, जैसे रूस के साथ रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट डील में घोटाला। सीधे तौर पर जो है शेख हसीना पर ही इस घोटाले से जुड़ा आरोप लगता है। उनके बेटे हैं सज्जीव वाजेद, उन पर भी इस घोटाले से जुड़े आरोप हैं। 2024 के छात्र आंदोलन में जो सरकारी नौकरियों में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, सरकार ने हिंसक दमन किया। सैकड़ों मौतें हुई, इंटरनेट बंद हो गया, पूरे देश में कर्फ्यू जैसे हालात बने। यूएन रिपोर्ट्स में इसे क्रूरता बताया गया। जिम्मेदार ठहराई गई शेख हसीना ही। 2024 में आंदोलन ये इतना ज्यादा व्यापक और इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि 5 अगस्त को हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ गया। वो भारत आ गई, जहां वो निर्वासन में है। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार बनी। अब 2025 में ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा दी है। आरोप हैं प्रदर्शनकारियों की हत्या का आदेश, फांसी देने का आदेश और हिंसा भड़काना। उनके साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा कमाल को भी सजा दी गई है। हसीना ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और विरोध का आह्वान किया है। अब सवाल यह है कि उनको जो फांसी की सजा दी गई है उसके मायने क्या हैं? बांग्लादेश में इस सजा के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अवामी लीग के जो समर्थक हैं विरोध पर उतर सकते हैं, बहुत व्यापक विरोध कर सकते हैं। भारत के लिए चुनौती है बड़ी इस फांसी की सजा के बाद, क्योंकि हसीना भारत में ही मौजूद है। बांग्लादेश भारत से प्रत्यर्पण मांग सकता है। वो कह सकता है कि हसीना, शेख हसीना को हमें वापस सौंपो। अंतरराष्ट्रीय जो संबंध हैं बहुत हद तक प्रभावित हो सकते हैं और भारत के ऊपर है कि वो शेख हसीना को भारत में ही रखेगा या फिर बांग्लादेश को सौंप देगा। शेख हसीना के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने देश को मजबूत बनाया। शेख हसीना का जन्म उस समय हुआ था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। उनका परिवार मुस्लिम लीग से जुड़ा था, लेकिन मुजीबुर रहमान ने आवामी मुस्लिम लीग बनाई जो बाद में आवामी लीग बन गई। हसीना ने स्कूल में राजनीतिक रुचि दिखाई।
पॉलिटिक्स में उनका शुरू से ही इंटरेस्ट था। 1960 के दशक में वो छात्र नेता बन गईं। 1971 के युद्ध में उनका परिवार कैद था, लेकिन मजीबूर की रिहाई के बाद उनको आजादी मिल गई। 1972 में संविधान बना, लेकिन 1975 का तख्ता पलट के बाद यह सब कुछ बदल गया। हसीना ने निर्वासन में रहते हुए पार्टी को संगठित किया। 1981 में लौटी तो कई सैन्य शासक मौजूद थे वहां पर। उन्होंने खालिदा जिया के साथ मिलकर लोकतंत्र का एक व्यापक आंदोलन चलाया। 1990 में इरशाद गिरा, 1991 में चुनाव हुए, लेकिन हसीना उस चुनाव में हार गईं। 1996 में जो दोबारा चुनाव हुए उसमें जीत गईं। पहले कार्यकाल में चटगांव हिल ट्रैक्स में शांति समझौता हुआ। जो आदिवासी विद्रोह चल रहा था वहां पर वो खत्म हो गया, लेकिन शेख हसीना पर भ्रष्टाचार के इस दौरान आरोप भी लगे। 2001 में बीएनपी जीती। हसीना पर हमले की खबरें भी इस दौरान आई। 2004 में ग्रेनेड अटैक की घटना सामने आई, जिसमें 24 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई थी, बहुत ज्यादा सुर्खियां बनी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी इस पूरे घटना के जिम्मेदार हैं। 2007 में सैन्य समर्थित सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार के उन पर आरोप जड़े गए, लेकिन 2008 में रिहा होकर 2009 में वो दोबारा जीत गईं। दो 2009 से 2024 तक का दौर विकास का था बांग्लादेश में। शेख हसीना को ही जाता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था टेक्सटाइल पर निर्भर है, लेकिन हसीना ने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दिया। मेट्रो रेल, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, बिजली उत्पादन 4000 एमडब्ल्यू से 25000 एमडब्ल्यू तक उन्होंने उत्पादन किया। 100% विद्युतीकरण का श्रेय जाता है उनको। सैटेलाइट लॉन्च किए। पद्मा ब्रिज जो कि 6.15 किलोमीटर लंबा है, 3.6 बिलियन डॉलर तक खर्च हुआ। विश्व बैंक ने फंडिंग रोक दी जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन यह पूरा ब्रिज बांग्लादेश ने खुद बनाकर दिखा दिया। रोहिंग्या संकट से जुड़े भी उन पे बहुत सारे उनसे जुड़ी बातें होती हैं। 1 मिलियन शरणार्थी, हसीना ने अंतरराष्ट्रीय मदद मांगी। जलवायु से जुड़े जो तमाम उनके जो फैसले थे, कोप सम्मेलनों में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहीं। महिलाओं को लेकर शिक्षा में 50% लड़कियों को उन्होंने जोर दिया कि 50% कोटा दिया जाए। मातृ मृत्यु दर भी लगातार घटी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि विकास जो है वो बांग्लादेश का असमान था। अमीरों को फायदा पहुंचाने पर जोर दिया शेख हसीना ने, ऐसे उनके ऊपर आरोप लगते हैं। वैसे दोस्तों, उनसे जुड़े विवादों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। विपक्ष के दमन का आरोप लगातार उन पर लगता रहा है। खालिदा जिया को 2018 में जेल भेजने का आरोप लगा। बीएनपी कार्यकर्ताओं पर हजारों केस दर्ज हुए। चुनाव से जुड़े आरोपों की अगर बात करें तो 2014 में बीएनपी बायकॉट हुई। 153 सीटें बिना चुनाव के उन्होंने जीती, इस तरह के आरोप लगे। 2018 में फर्जिंग वोटिंग के वीडियो भी सामने आए, जिनका आरोप शेख हसीना पर लगा। 2024 का चुनाव भी बहुत विवादों से भरा रहा, आरोप लगते रहे शेख हसीना पर। मानवाधिकार से जुड़ी बात करें अगर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के आरोप लगते हैं। 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं। नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान उन्होंने चलाए। इस दौरान 600 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार भी शेख हसीना को ठहराया जाता है। रैपिड एक्शन बटालियन, जिसे RAB कहा जाता है, उस पर भी आरोप लगे। मीडिया से जुड़े दमन की अगर बात करें तो डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट, 1000 से ज्यादा पत्रकारों पर केस उन्होंने दर्ज करवाए। भ्रष्टाचार का जो उनके परिवार पर आरोप लगा है, बेटा अमेरिका में है, उसके पास करोड़ों की अवैध संपत्ति है, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। रूपपुर प्लांट भी विवादों में है, जो कि 12.65 बिलियन डॉलर से बना है। ओवर प्राइसिंग का आरोप लगा है। तुलिप सिद्दीकी है उनकी भतीजी, उन पर यूके में घोटाले का आरोप लगा है। 2024 में जो उन्होंने आंदोलन चलाया, कोटा में सुधार की मांग की, लेकिन सरकार ने रजाकार कहा है, और एक बड़ा हिंसा भड़काने का आरोप भी उन पर लगा है, जिसमें 1400 मौतें हुई। यूएन की रिपोर्ट का ऐसा दावा है। 2024 में शेख हसीना ने इन तमाम विवादों के बाद इस्तीफा दे दिया, भारत में शरण ले ली। यूनुस सरकार ने लगातार जांच जारी रखी है। आज उन पर ट्रिब्यूनल फैसला आ गया है, मौत की सजा दी गई है। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, भारत में भी अलग अलग जगहों पर और
बांग्लादेश के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन के चलते सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। हिंसा की लगातार आशंका जताई जा रही है। हसीना के बेटे भी इस पूरे मामले में बड़ी आस लगाए बैठे हैं। अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि यह फैसला न्याय है या फिर राजनीतिक बदला। हसीना ने विकास किया, लेकिन क्या लोकतंत्र की कीमत पर? बांग्लादेश के लिए एक बड़ा सबक भी है। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं शेख हसीना पर। भारत को लेकिन यहां पर सतर्क रहने की जरूरत है। उसे जरूरत है कि बांग्लादेश से भी संबंध बनाए रहें और शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़ा फैसला भी बहुत सोच समझ के लें। खैर दोस्तों, आज के विश्लेषण में इतना ही। जल्द फिर हाजिर होऊंगा किसी नए टॉपिक को लेकर। फिलहाल के लिए लीजिए इजाजत। मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। शुक्रिया, नमस्कार। शेख हसीना को हुई फांसी की सजा। मानवता के खिलाफ अपराध में फांसी की सजा। पिछले 15 महीने से शेख हसीना भारत में हैं। अब भारत की भूमिका बेहद अहम होगी। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फांसी की सजा सुनाई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध का दोषी करार दिया है। 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने इस मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना के साथ ही पूर्व गृह मंत्री और पूर्व आईजी को भी मौत की सजा सुनाई गई है। जस्टिस गुलाम मुर्तजा की अगुवाई वाली 3 जजों की ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला 6 पार्ट में सुनाया, जो 400 पेज में है। जस्टिस मुर्तजा की अगुवाई वाली ट्रिब्यूनल ने जस्टिस मोहम्मद शफुल आलम मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मोहतुल हक इनाम चौधरी भी हैं। ट्रिब्यूनल ने एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी मौत तक जेल में रखने का भी फैसला दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हमने मानवाधिकार संगठन और अन्य संगठन के कई रिपोर्ट्स पर विचार किया है, तो ढाका की कोर्ट ने शेख हसीना पर तमाम आरोप लगाए हैं। मानवता के खिलाफ भी ये अपराध, निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई, घातक फोर्स का इस्तेमाल किया गया, सैकड़ों लोगों का अपहरण किया गया, ड्रोन हेलीकॉप्टर से हमले करवाए गए, सबूत खत्म करने का भी आरोप, जांच एजेंसियों पर दबाव बनाया गया। मेरे खिलाफ आया ये फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। इस पर मेरा पक्ष नहीं सुना गया। ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। उनके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। ये गलत है। शेख हसीना की मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स की स्थापना उन्होंने 2010 में की थी। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वार क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया रुकी रही। इसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि अपराधियों पर मुकदमा चल सके। शेख हसीना अभी भारत में है। शेख हसीना पर फैसले के बाद ढाका में जबरदस्त तनाव है। सड़कों पर सेना की मोर्चाबंदी है। अब देखना होगा उनका अगला कदम इस निर्णय पर क्या होता है। क्या अब शेख हसीना सरेंडर करेंगी या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी? क्या अब शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश सरकार रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी? ये सब देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क से सुनील चौहान, FM न्यूज के लिए।